गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब तक हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के विषय में पढ़ा है राशियों के परिवर्तन की दर। अब आइए इस अध्याय को यही छोड़ते हुए आगे हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, वर्धमान और ह्रास फलन। हम अवकलज के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि दिया गया फलन है वह इंक्रीजिंग में है या फिर डिक्रीजिंग में है या फिर दोनों में है। जैसे यदि हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो जैसे एक फलन दिया गया है यहाँ पर, ऐसे अगर ऐसे कोई फलन दिया गया है तो निश्चित रूप से इंक्रीजिंग है, क्योंकि x अक्ष पर मान बढ़ने के साथ ही इस फलन का मान बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर यही एक ऐसा फलन ले लिया जाए जो कि x का मान बढ़ते हुए समय के साथ इसका मान घटता हुआ जा रहा है, तो यह एक ह्रासमान फलन है और यह एक वर्धमान फलन है। इस फलन को हम कहेंगे वर्धमान फलन और इसको हम लोग कहेंगे ह्रासमान फलन। लेकिन हम अवकलज के माध्यम से किस प्रकार से यह बता पाएंगे कि दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है। कभी कभी ऐसा हमको फलन मिलता है जो कि उसमें कुछ एक अंतराल के अंदर किसी एक, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसे फलन मिल जाते हैं हमें, तो एक निश्चित अंतराल के अंदर, जैसे यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो मान है ये हमेशा डिक्रीजिंग या घटता हुआ जा रहा है। फिर जैसे इसका मान आगे तक बढ़ते हैं तो यहाँ तक जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसका मान बढ़ता हुआ चला जा रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और कुछ समय तक यह स्थिर भी रहता है। तो कुछ ऐसे फलन भी हमें प्राप्त होते हैं जिनका मान एक निश्चित अंतराल में इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है और फिर अगले अंतराल में उसका मान परिवर्तित हो जाता है, या तो फिर स्थिर जाता है या तो फिर डिक्रीजिंग में आ जाता है या तो फिर इंक्रीजिंग में आता है। तो इस प्रकार के फलनों को हम अवकलज के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता पाते हैं। जो दिया गया फलन है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग फलन है, फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए हम लोग इसी को जानने के लिए अब इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक प्रमेय लिखा गया है, उस प्रमेय के माध्यम से हमको और स्पष्ट हो जाएगा कि हमें करना क्या है किसी फलन को इंक्रीजिंग यानी वर्धमान या फिर डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान फलन बताने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक फलन लिखा गया है, माना कि फलन f अंतराल क्लोज्ड इंटरवल ए बी या क्लोज इंटरवल है, इसमें सतत तथा अंतराल ए बी, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, में अवकलनीय है। तब क्लोज इंटरवल में सतत है यानी कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में यह डिफरेंशिएबल है यानी कि अवकलनीय है। तब तीन कंडीशंस बनती हैं इस फलन के लिए। पहला कंडीशन कि इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में यह वर्धमान है यानी कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है यदि प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ ए बी के लिए f डैश x का मान पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि जो फंक्शन दिया गया है उसका हम यदि डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका अवकलज निकालते हैं, उसका dy/dx निकालते हैं, तो उसका मान यदि पॉजिटिव आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग में है अर्थात वर्धमान फलन है। दूसरा इसमें दिया गया कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में f ह्रासमान है यदि फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ ए बी के लिए f डैश x इज लेस देन 0। जब डेरिवेटिव का मान निगेटिव में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन जो है वह ह्रासमान में है, यानी कि अब वो घटते क्रम में जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है x की तरफ और नीचे निगेटिव में चला जाएगा। यह इस f डैश x इज लेस देन 0 का मतलब ये होगा। और क्या है तीसरा मान, एक क्लोज इंटरवल ए बी में f एक अचर फलन है यदि फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ ए बी के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो उस स्थिति में दिया गया फलन एक अचर फलन है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम f(x) इज इक्वल टू 5 ले लें, f(x) इज इक्वल टू c ले लिया जाए, यह एक फलन है। जब इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे f(x) इज इक्वल टू 5, निश्चित रूप से यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए कांस्टेंट फलन है यानी कि यह एक अचर फलन है। तो दिया गया फलन ए बी के लिए अगर ये अचर फलन है फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ ए बी के लिए f डैश x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी f डैश
c का मान जो है वह 0 आएगा। तो दोनों ही स्थितियों में यह एक अचर फलन है, हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। आइए इस नियम को हम उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करने का प्रयास करें। दिखाइए, एक उदाहरण लिया जाए कि दिखाइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x x एलिमेंट ऑफ r के लिए r पर वर्तमान है। यहाँ पर जो भी नियम बताया गया इसमें एक पर्टिकुलर x मान लिया गया है, यहाँ पर x लिया गया, यहाँ पर x लिया गया है। पर्टिकुलर x के लिए उस फलन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर मान है x है, जिसके लिए हमको डेरिवेटिव निकालना है वह रियल नंबर का कोई भी मान होना चाहिए। यानी कि रियल नंबर के प्रत्येक मान के लिए यह फलन वर्धमान है, यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। यानी कि निश्चित रूप से x का कोई भी वैल्यू रखा जाए फिर भी उसका डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव ही आए, तो उस स्थिति में यह एक वर्धमान फलन होगा, अर्थात इंक्रीजिंग फलन होगा। आइए इसको हल करने का प्रयास करें। यहाँ पर दिया है f' इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x। अब जब दिया गया f(x) दिया गया, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x ये दिया गया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका मतलब हुआ, अब क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, हम जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो उसको हम उसका डायरेक्टली उपयोग करेंगे। क्या है यहाँ पे f'(x)। अब इस पूरे फलन का हमको यदि अवकलज निकालना है तो इसका निकालना अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। ये x⁴ है तो इसका डेरिवेटिव n इंटू h⁻⁻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 ⁻
स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x टू पावर 1 यानी कि 2x और प्लस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यहाँ से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि x के प्रत्येक मान रखने पर इस एफ डैश एक्स का मान 0 या पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि इस फंक्शन को हमें आगे और सॉल्व करना होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पे 4 होगा। अब इस 4 को हम देखते हैं क्या करते हैं कि 3 + 1 के रूप में लिखते हैं। इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी कि होल स्क्वायर के रूप में बनाना। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और प्लस 1, इसको दो भागों में हम 4 को डिवाइड कर देते हैं और उसमें से 3 इसके साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 जो कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला हमें x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, और प्लस 1 ये चीज़ है इज इक्वल टू, देखते हैं ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको हम यदि ध्यान से देखें तो यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर और प्लस ये वाला 1, ये 1 हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब इसको हमने सॉल्व किया आगे चल करके तो हमें जो वैल्यू मिली हुई है 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इस पर विचार किया जाए, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लिया जाए, क्योंकि एक्स रियल मान के लिए है तो उसमें निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखा जाए एक्स की वैल्यू, तो यह होल स्क्वायर के रूप में है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, होल स्क्वायर है पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, अब प्लस 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, यानी कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए इसका मान पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर ले सकते हैं विच इज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये हम लिख सकते हैं कि एक्स के प्रत्येक मान के लिए 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो प्लस 1 पॉजिटिव ही आएगा। अतः आर वर्धमान फलन है। इस नियम के आधार पर हमने यहाँ से स्पष्ट रूप से बता दिया कि यह एक वर्धमान फलन है। आइए हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद इसको समझने का और अच्छे से समझ में आएगा। आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है। यह उदाहरण आपको वर्तमान और ह्रासमान फलन को समझने में बहुत ही मददगार साबित होगा। फलन क्या है? सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन f(x) = cos x। पहला,
0 पाई में ह्रासमान फलन है, पाई 2 पाई में फलन वर्धमान है, 0 2 पाई में न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान फलन है। अब देखिए, जब अंतराल बना दिया गया तो अब उस अंतराल के अंदर हमें बताना है कि उस अंतराल के अंदर वो फलन क्या बिहेव कर रहा है। यह इस प्रकार के फलनों का बिहेवियर पता करने के लिए बहुत ही आसान होता है डेरिवेटिव। तो आइए इसको देखते हैं कि पर्टिकुलर फलन में कैसे यह ह्रासमान है, कैसे वर्धमान है और किस प्रकार यह वर्धमान और ह्रासमान फलन नहीं है, कंटिन्यूअस फलन है। क्या देखते हैं इसमें क्या है। आइए, दिया है, क्या फलन दिया गया है, जरा उसका हम डेरिवेटिव निकालने का प्रयास करते हैं। दिया है f(x) इज इक्वल टू दिया गया है cos x। तो f(x) यदि निकालते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन x। विचार किया जाए, माइनस साइन x आया हुआ है, यानी कि साइन के पॉजिटिव वैल्यूज के लिए f(x) का मान निगेटिव आएगा और साइन के निगेटिव वैल्यूज के लिए f(x) का मान पॉजिटिव आएगा। तो देखते हैं कि साइन के कौन कौन से मान पॉजिटिव आते हैं जिसके लिए f(x) निगेटिव होता है। आइए देखा जाए। पहली चीज, अंतराल दिए गए 0 to पाई में, चूंकि फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ 0 पाई, 0 पाई के अंदर कोई भी वैल्यू ले लिया जाए तो f(x) इज इक्वल टू कितना आएगा, f(x) इज इक्वल टू कितना आएगा। देखिए, साइन 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 के आगे जैसे बढ़ेंगे साइन पाई तक तो जो भी साइन की जो वैल्यू होगी वह पॉजिटिव ही आएगी। तो 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू जो होती है वह पॉजिटिव होती है। यहाँ पर अभी रुक देते हैं। साइन x इज ग्रेटर देन 0। x एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, यानी कि x की जो मान है वो 0 से पाई के बीच में अंतराल में लिया जा रहा है, तो साइन x का मान पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए f(x) इज लेस देन 0। जब साइन x का मान पॉजिटिव आया तो f(x) का मान निगेटिव आएगा। अतः अभी हम इसको इस पर ग्राफ पेपर बना करके दिखाएंगे आपको किस प्रकार यह फलन जो है वेरी कर रहा है और इसको हल कर लिया जाए। तो f(x) इज लेस देन 0, तो इसका मतलब कि 0 पाई में फलन ह्रासमान है। ह्रासमान है। अब b को देख लेते हैं क्या है। चूंकि फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ जो पाई दिया गया है, जो दूसरा पाई और 2 पाई के बीच में, साइन x के बारे में विचार कीजिए। आप जब विचार कीजिए कि पाई और 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, यानी कि पाई का मतलब कि पाई और 2 पाई, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में जो साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब कि यह 0, और जब साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी तो f(x) की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसलिए f(x) इज ग्रेटर देन 0। अतः पाई और 2 पाई में फलन वर्धमान है। वर्धमान है। आइए हम लोग cos x के फलन को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। सिर्फ इसको x डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू जब 0 है तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से यह 0 है, ये वैल्यू आपकी पाई बाई 2 है, ये पाई है, फिर ये 3 पाई बाई 2 है, यह फिर आपका 2 पाई है। इस तरीके से वैल्यू हमारी बढ़ती हुई चली जा रही है। अब देखते हैं जैसे जैसे 0 से पाई के बीच में जब आ रहे हैं तो ये जो cos का फलन है ऐसे आपका घटता हुआ जा रहा है, और जब पाई से ऊपर जब बढ़ रहे हैं और 2 पाई तक जब जा रहे हैं, यानी कि पाई से 2 पाई तक के बीच में फलन जो है वो आपका बढ़ रहा है। पाई से 2 पाई के बीच में बढ़ रहा है और 0 से लेकर के पाई के बीच में घट रहा है। अब
जो फलन है, जो हम अब तीसरा जो मान है और 0 से 2 पाई के बीच में हमें दिखाना है कि न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए पाई से इसको दो भागों में 0 से 2 पाई को 0 से 2 पाई को हमने दो भागों में बांटा, एक घटते हुए में एक बढ़ते हुए में। तो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पाई है। इन दोनों के बीच में फलन क्या हुआ है, घटा है कि बढ़ा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जितना फलन का मान यहाँ पर है उतना ही फलन का मान यहाँ पर है, ये दोनों सेम है। इसलिए 0 से 2 पाई के बीच में यह जो फलन है वो न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है। तो इसी को हम लोग इसको शब्दों में लिख देंगे। उपरोक्त ए तथा बी से स्पष्ट है कि 0 से 2 पाई में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। देखा हम लोगों ने जो फलन दिया गया था f(x = cos x), उसको पता लगाने के लिए कि किस अंतराल में फलन का मान जो है वह ह्रासमान है, किस अंतराल में फलन का मान वर्धमान है और किस अंतराल में फलन का मान वर्धमान और ह्रासमान नहीं है, यह जानने का प्रयास किया। इसी प्रकार बहुत सारे फलन हैं जिनको हम लोग एक पर्टिकुलर यहाँ पर दे दिया गया है एक निश्चित अंतराल में, और यही फलन हम किसी निश्चित बिंदु पर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कि π/2 पर फलन का मान निकालिए। तो देखिए π/2 पर यदि इस फलन का मान आप निकालते हैं तो निश्चित रूप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। और 3π/2 पर यदि फलन का मान निकालेंगे तो यह बढ़ते हुए जा रहा है, यह बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए π/2 पर और 3π/2 पर दोनों का मान तो बराबर है, लेकिन π/2 पर यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और 3π/2 पर यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस बात को हम लोग भली भांति बता सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर दिया गया फलन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आज की उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।